हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर मुगल काल और बंगाल विजय के बारे में पढ़ चुके हैं और उत्तर मुगल काल और बंगाल विजय से संबंधित ही आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ हम कुछ प्रश्न को इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिखे हैं और आप लोग जो 2 क्लास पीछे पढ़े हैं और उससे पहले हम यूरोपियन शक्तियाँ पढ़ाए थे, उसके बाद प्रश्न हल किए थे और इसी तरह से 2 क्लास पीछे पढ़े, फिर अभी प्रश्न हल करेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी चलता रहेगा मेरा सब लेक्चर में। आगे 2 वीडियो आएगा कोई थ्योरी का, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसका हल करेंगे। और इसके अलावा आप लोग को भी प्रश्न हल करना है, थ्योरी यहाँ से पढ़ना है, प्रश्न हल करना है। प्रश्न हल करिएगा, एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है दोस्त, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो आपको पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है और उसके बाद में जब उत्तराधिकारी के नियम का स्पष्ट रूप से अभाव रहता है, उत्तराधिकारी का नियम स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता है कि कौन राजा बनेगा। तो आपको बताए थे कि औरंगजेब का 3 पुत्र रहता है, कामबख्श, आजम शाह और उसके बाद में मुअज्जम। तो तीनों मिलके आपस में उत्तराधिकारी का लड़ाई लड़ता है। तो ये तीनों में वही पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी, मुगल सम्राट का राजा कौन बना था। तो आपको पता होगा कि जब मुअज्जम है 2 युद्ध लड़ता है, एक भाई कामबख्श से युद्ध लड़ता है, बीजापुर का युद्ध, तो कामबख्श को हरा देता है। उसके बाद जजाऊ का युद्ध लड़ता है आजम शाह के साथ, तो उसको भी जजाऊ को युद्ध में हरा देता है। अंततः विजय होता है मुअज्जम, जो सबसे बड़ा भाई रहता है। उसका उम्र दोस्त लगभग 63 से 65 वर्ष बोला जाता है। वो बुजुर्ग अवस्था में रहता है, लेकिन उसको राजा बनने का शौक रहता है और वो इसीलिए युद्ध लड़ता है। और उसके बाद जब जजाऊ के युद्ध में वो विजय होता है तो अपने आप को बहादुर शाह का उपाधि देता है, तो इसीलिए उसको बहादुर शाह बोला जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, बहादुर शाह प्रथम लिखा हुआ है, तो उसमें बहादुर शाह प्रथम है क्योंकि आप देखिए कि 1857 के क्रांति के समय भी एक बहादुर शाह आएगा, तो वो बहादुर शाह द्वितीय होगा। तो इसीलिए इसमें देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली, तो आंसर ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखिए कि किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा दी? आप यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज को बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा दी। अब यहाँ देखिए कि ऑप्शन में है जहांगीर, फर्रुखसियर, अकबर, बहादुर शाह। अब अंग्रेज बोला जा रहा है कि जो बंगाल में मुक्त व्यापार था, बंगाल में तो पहले कर देकर व्यापार किया जा रहा था, बंगाल के नवाब को कर देना पड़ता था कंपनी को। लेकिन यहाँ आप देखिए कि फर्रुखसियर जो राजा रहता है मुगल सम्राट, उससे पहले एक औरंगजेब भी रहता है 1691 ईस्वी में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में औरंगजेब नहीं दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा दी, तो जब ऑप्शन फर्रुखसियर रहेगा तो औरंगजेब नहीं रहेगा, औरंगजेब रहेगा तो फर्रुखसियर नहीं रहेगा, समझे। तो इसीलिए यहाँ देखिए औरंगजेब नहीं है तो फर्रुखसियर है, क्योंकि वन ही आंसर इसमें कोई सही होगा, तो फर्रुखसियर दिया हुआ है। तो फर्रुखसियर के बारे में पढ़े थे कि कंपनी को शाही फरमान जारी करता है 1717 ईस्वी में, और शाही फरमान में हम लोग देखे थे कि बंगाल में दस्तक जारी करने का भी अधिकार कंपनी को मिल जाता है और 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर उसको व्यापार करने का, मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर दोस्त फर्रुखसियर हो जाएगा और यहाँ पे बहादुर शाह। और तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखिए कि मुगल काल में सम्राट निर्माता, किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो मुगल सम्राट में ऑप्शन में है हुसैन अली अब्दुल्ला खान, बी नंबर में है नासिर खान जकारिया खान, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी, उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन। तो आपको जब बताया था कि जब उत्तर मुगल काल का जब समय चल रहा होता है ना, तो मुगल कोर्ट में 2 भाई रहता है, सैयद बंधु जिसको बोलते हैं, और 2 भाई रहता है, वो सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध रहता है। और सैयद बंधु का उसमें इतना पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति था कि वो समझिए कि जिसके ऊपर हाथ अपना रख दिया उसको राजा बना देता था। आपको सैयद बंधु से रिलेटेड बहुत सारा राजा का नाम सुने हो कि सैयद बंधु ही फर्रुखसियर को राजा बनाया था, फर्रुखसियर को मदद किया था जहांदार शाह का हत्या करने में। जहांदार शाह का भतीजा था फर्रुखसियर और जहांदार शाह को हत्या करने में मदद किया था सैयद बंधु। किसका मदद किया था? फर्रुखसियर का मदद किया था। और उसके बाद फर्रुखसियर को राजा बनाता है। इसी से खुश होकर के आपको पता होगा कि फर्रुखसियर एक भाई को मीर बख्शी और एक भाई को वजीर बना देता है।
और उसके बाद फर्रुखसियर को भी सैयद बंधु मार देता है। उसके बाद रफ़ी उद दर्जात रफ़ी उद दौला को राजा बना देता है और अंतिम में एक राजा और बनाता है मोहम्मद शाह रंगीला, और वो मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम में सैयद बंधु का पतन कर देगा, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला को शक हो जाता है कि भविष्य में हम भी कोई ऐसा नीति बनाएंगे तो वो हो सकता है कि सैयद बंधु को अच्छा नहीं लगेगा तो हमको मार देगा। तो इसीलिए पहले ही उस सैयद बंधु को 1720 ईस्वी के आसपास उसको पतन कर मार देता है सैयद बंधु। किसके मदद लेके? चिनकिलीज खां के मदद लेके। तो और वो बंधु कौन कौन थे दोस्त? तो वो हुसैन अली थे और अब्दुल्ला खान थे। उसके बारे में हम लोग पढ़े डिटेल में पिछले क्लास में। आप पिछले क्लास रिवाइज करिएगा क्वेश्चन बनाने से पहले, और ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्त। तो इसलिए आप यहाँ देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुसैन अली अब्दुल्ला खान। आपको पता होगा कि फर्रुखसियर के समय में अब्दुल्ला खान को बनाया जाता है वजीर और हुसैन अली को बनाया जाता है मीर बख्शी। तो इस तरह से आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इस पर हम जब लेक्चर दे रहे थे आपको बता रहे थे, इसमें जोड़ भी दिए थे हम कि ये पूछा जाता है सवाल एग्जाम में कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो क्योंकि एक समय है जब मोहम्मद शाह रंगीला भारत में शासन कर रहा होता है, और उसी समय उसका बारे में आपको एक कहानी बताए थे कि ईरान में, पर्सिया में एक राजा बनता है 1736 ईस्वी के आसपास नादिर शाह। और नादिर शाह जब राजा बनता है तो वहाँ से जो ये था मोहम्मद शाह रंगीला अपना राजदूत को वापस बुला लेता है। जब नादिर शाह का वहाँ सरकार बनता है तो जो भारत का जो मुगल सम्राट का राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, वो अपना राजदूत को वापस बुला लेता है और उससे संबंध तोड़ लेता है। तो नादिर शाह को बुरा लगता है कि क्या हम ऐसा प्रॉब्लम, इसको मेरे से क्या दिक्कत है भाई कि तू मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाह रहा है, राजनयिक संबंध तोड़ना चाह रहा है। तो एक बार नादिर शाह अपना एक दूत को भेजता है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। मोहम्मद शाह रंगीला रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि नहीं, हम नहीं, वापस जाओ तुम अपना, हम तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। फिर नादिर शाह दोबारा वो भेजता है एक व्यक्ति को, और इसी तरह से भेजता है, तीसरा बार भी भेजता है एक व्यक्ति को, और मनाने की कोशिश करता है कि मोहम्मद शाह रंगीला मान जाएगा मेरा बात। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला तीसरा बार में जब व्यक्ति को अपना दूत को जब नादिर शाह भेजता है तो मोहम्मद शाह रंगीला इरिटेट होकर तीसरा बार जो भेजा हुआ दूत को नादिर शाह द्वारा उसको अरेस्ट कर लेता है। तो नादिर शाह को बुरा लगता है, उसको लगता है कि क्या हम तुमको ऐसा परेशानी किए हैं, हम तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, तुमको हम लोग राजनयिक संबंध बनाना चाह रहे हैं, और तुम है कि मेरा दूत को यहाँ अरेस्ट कर लिया है। तो उसी के बाद दोस्त हम लोग देखे थे कि किस तरह से नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है, और वो अफगानिस्तान पर आक्रमण करते हुए पेशावर, जलालाबाद और लाहौर पर हम आक्रमण करते हुए भारत में पहुंचता है। और करनाल नाम एक जगह है दोस्त, दिल्ली से 120 किलोमीटर उत्तर में एक करनाल नाम का जगह है। वहीं पे मुगल सेना और नादिर शाह के सेना के बीच लड़ाई होता है, जिसको करनाल युद्ध के नाम से जानते हैं। और करनाल युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का जो सेना था वो हार जाता है, और उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लेता है नादिर शाह, और नादिर शाह दिल्ली में आके 56 दिन तक रहता है दिल्ली में और लूटपाट मचाता है। और उसी जो लूटपाट मचाता है उसी समय आपको पता होगा कि मयूर सिंहासन, बहुत सारा 1 करोड़ का लगभग रुपया का सोना और हीरा, कोहिनूर हीरा, उसी समय नादिर शाह अपने साथ लेके चला जाता है 1739 ईस्वी में। तो आप मयूर सिंहासन जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जिस पर राजा जो मुगल का सम्राट था बैठता था, शासन चलाता था, तो वो मयूर सिंहासन नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत से लेके चला जाता है ईरान, और उसे ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है दोस्त नादिर शाह को। और इस तरह से मयूर सिंहासन जब मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही वापस लेके चला जाता है 1739 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतिम बैठने वाला मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ही होगा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आएंगे, आलमगीर द्वितीय आएंगे, शाह आलमगीर द्वितीय आएंगे। तो इन लोग को मौका नहीं मिलेगा ये मयूर सिंहासन पर बैठने का, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला इस चीज को हार चुका है, इस चीज को गवा चुका है। किसके हाथों? नादिर शाह के हाथों गवा चुका है। तो इस तरह से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट दोस्त हो जाएगा मोहम्मद शाह, डी नंबर आंसर होगा। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आखिरी मुगल सम्राट, इसके बारे में हम लोग एक कहानी पढ़े थे कि जब 1857 का क्रांति होता है, परंपरागत तरीका से क्रांति था 1857 की क्रांति। तो आपको बताया थे कि दिल्ली के लाल किला में केवल और केवल मुगल सम्राट का समझिए कि अस्तित्व बच जाता है। वहीं पे बहादुर शाह द्वितीय नाम का व्यक्ति वहीं पे अपना समझिए कि उसका कोई साम्राज्य तो रहता नहीं है। आपको बताया था बिना साम्राज्य का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, कोई उसका साम्राज्य नहीं था, लेकिन वो सम्राट था फिर भी मुगल का। और उसी समय 1857 की क्रांति जब उभरने लगता है भारत में, एक दिन से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निकलती है, उधर से वीर कुंवर सिंह निकलते हैं, नाना साहेब कानपुर से निकलते हैं। और जब ये सब लोग सारे लोग जब इकट्ठा
क्रांति करने की कोशिश करते हैं, तो इनको जो बहादुर शाह द्वितीय रहता है, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, उनको नेता नियुक्त कर दिया जाता है। सोचता है कि कोई ना कोई तो एक नेता होना चाहिए, एक आंदोलन कोई हम कर रहे हैं तो उसका कोई एक नेता होना चाहिए। तो सोचता है कि जो पहले से हमारा जो मुगल सम्राट चला आ रहा है उसी का एक अभी अंतिम शासक बचा हुआ है बहादुर शाह जफर, उसी को नेता नियुक्त कर देते हैं अभी तत्काल में। तो उसी को बहादुर शाह जफर को ही नेता नियुक्त कर देता है और उसका एक सेनापति रहता है बैरम खान, जिसके नेतृत्व में ये युद्ध समझिए कि मैंने एक क्रांति 1857 की क्रांति आगे बढ़ता है। तो इस तरह से और उसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति अंग्रेज बुरी तरीके से इसको मैंने 1857 की क्रांति को कुचल देता है। और उसके बाद में मुगल जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम तो औरंगजेब के बाद ही आ गया था, तो इसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। और ये इसको 1857 ईस्वी में अरेस्ट कर लेता है अंग्रेज, इसको रंगून भेज देता है और रंगून में इनको 1862 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था दोस्त, इसमें देखिए बहादुर शाह प्रथम दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये बहादुर शाह प्रथम है तो बहादुर शाह द्वितीय से पहले ही आएगा। बहादुर शाह प्रथम हम लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद देख चुके हैं, इसी का नाम मूल नाम बहादुर शाह प्रथम कराता है मुअज्जम। तो ये बहादुर शाह द्वितीय होंगे, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ऑप्शन में रहेगा, तो इसको मारना है। और उसका अगला प्रश्न देखिए कि अवध का प्रथम नवाब कौन था। आपको पता होगा कि जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था तो उस समय बहुत सारा राज बाहर निकल रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय से ही समझिए कि भारतीय राज्य जो हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। जैसे में बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में अलग स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, अवध भी सादत खान के नेतृत्व में अलग स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, हैदराबाद भी चिनकिलीज खान के नेतृत्व में अलग स्वतंत्र होता है, और इसी तरह से कर्नाटक भी सादत खान के नेतृत्व में, सादतुल्ला खान के नेतृत्व में अलग स्वतंत्र होता है। तो यहाँ देखिए पूछा गया है अवध का प्रथम नवाब। अवध का प्रथम नवाब का मतलब बोला जा रहा है कि अवध का नवाब तो पहले होगा ही, लेकिन अवध का प्रथम नवाब तब पूछा जा रहा है कि अवध जो स्वतंत्र रूप से अपना राज्य प्रशासन चलाना शुरू कर दिया था, अपना सैनिक व्यवस्था में डिसीजन लेना स्वतंत्र रूप से शुरू कर दिया था। कब शुरू कर दिया था? वो सादत खां के समय में दोस्त। इसका आंसर सी होगा, सादत खां। अवध का प्रथम नवाब सादत खां था क्योंकि सादत खान को ही अवध का संस्थापक माना जाता है। और सादत खां का जब मृत्यु होगा तो सफदरजंग भी इसके आगे ये सब अवध के नवाब में ही आएंगे। तो इस तरह से सादत खान इसका अवध का प्रथम नवाब होगा, या इसको अवध का संस्थापक भी बोला जाता है। और इसी समय समझिए कि हैदराबाद का चिनकिलीज खान भी संस्थापक बनेगा, और वही चिनकिलीज खान का मृत्यु हो जाता है आपको पता होगा 1748 ईस्वी में। तो वो जो हैदराबाद का जो उत्तराधिकार का लड़ाई होता है और उसमें जो मुजफ्फरजंग और नासिर जंग रहता है, तो मुजफ्फरजंग जो पोता रहता है उसको सपोर्ट कर देता है फ्रांस और उसको राजा बना देता है, और बूसी नाम का व्यक्ति को हैदराबाद में रेजिडेंट नियुक्त कर देता है। तो ये कहानी हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये सब जो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो स्वतंत्र राज्य निकल रहे थे, तो उसके बारे में देखें। और अगला प्रश्न देखिए कि बोला है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो इसके बारे में भी हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं कि जयपुर के जो एक राजा थे सवाई जय सिंह, सवाई का उपाधि इनको फर्रुखसियर नाम का जो मुगल सम्राट था वो दिया था, और फर्रुखसियर इनको सवाई की उपाधि दिया था क्योंकि ये फर्रुखसियर भी समझ जाता है कि हमको राजपूत से अच्छा दोस्ती करके रखना चाहिए। अगर शासन करना है, प्रशासन चलाना है अच्छे तरीके से, तो दोस्ताना संबंध राजपूत से चाहिए, और वही जय सिंह को सवाई का उपाधि देता है। और जय सिंह के बारे में दोस्त बोला जाता है कि इनको खगोल शास्त्र में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था। खगोल शास्त्र के ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करते थे, इनमें बहुत ज़्यादा इनको दिलचस्पी था। तो बहुत सारा वेधशाला बनाते हैं। अब वेधशाला बनाते थे, उसी को अभी के समय में हम लोग जंतर मंतर जो जानते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर है, जयपुर में भी जंतर मंतर है, तो वो वेधशाला हुआ करता था किसी जमाने में जय सिंह का। और वो वेधशाला में समझिए कि एक प्रकार से जो रिसर्च होता था, अभी भी बहुत सारा समझिए कि स्पेस स्टेशन है धरती पर भी, तो वहाँ पे रिसर्च होता है। तो उस जमाने में समझिए कि जय सिंह का वो खगोल शास्त्र का वेधशाला था, तो वो वेधशाला बनवाए थे। 5 जगह वेधशाला बनाए थे दोस्त, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली और जयपुर में। और यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है कि उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद। तो दोस्त इसमें कहाँ नहीं बनवाया गया था पूछा गया है, तो इलाहाबाद इसका आंसर होगा दोस्त, क्योंकि उज्जैन में तो बनाया ही गया था
और उसके बाद उज्जैन में बनाया गया था, मथुरा में भी बनाया गया था, वाराणसी में बनाया गया था, और इसके अलावा दिल्ली और जयपुर में भी बनाया गया था। तो और उसके बाद में हम लोग जय सिंह के बारे में और देखे थे कि जीजीनामा नाम एक सारणी तैयार किए थे, जीजीनामा फारसी में, और वो क्या था, हेल्प करने के लिए था जो वेधशाला में रिसर्च करते थे उनको। और उसी तरह से यूक्लिड का रेखा गणित को भी ये संस्कृत में अनुवाद करवाते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में बहुत सारा पॉइंट देखे थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास को भी आप लोग रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर 10 हो गया है। आधुनिक भारत का इससे पहले 9 लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें ये 10वां लेक्चर क्वेश्चन का है, प्रश्न का है, और एक और लेक्चर प्रश्न का होगा। तो लगभग 8 लेक्चर आपको आधुनिक भारत के विषय का अपलोड हो चुका है। तो उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, हर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लेक्चर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ दिया गया है, और इससे ज्यादा फालतू प्रश्न इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। आप एक बार पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद एग्जाम देके देखिए। और देखिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। मुगल सम्राट पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर द्वारा किसको बोला जा सकता है? आप खुद सोचिए कि मान लिया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसका मतलब कि ये बोला जा रहा है कि मुगल सम्राट इसके बाद कोई अंतिम गवर्नर नियुक्त नहीं किया बंगाल में। समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल का द्वारा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल में अंतिम गवर्नर। तो अंतिम गवर्नर का मतलब हुआ कि इसके बाद मुगल सम्राट बंगाल में कोई गवर्नर नियुक्त नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा? बंगाल स्वतंत्र हो जाएगा। बंगाल में अपना जो राजा होगा तो वो राजा का बेटा फिर राजा बन जाएगा, उसका फिर बेटा या दामाद कोई राजा बन जाएगा। उसके बाद मुगल सम्राट से वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि मुर्शिद कुली खां ही 1717 ईस्वी में बंगाल का स्थापना करता है, संस्थापक बन जाता है। क्योंकि मुर्शिद कुली खां जब 1717 में इसको फारुखसियर जब इसको मुर्शिद कुली खां को जब बंगाल का गवर्नर बनाता है, तो ये जाता है और ये जो शाही फरमान फारुखसियर जारी करता था कंपनी को, तो ये सारा परिस्थिति मुर्शिद कुली खां देखते रहता है। और इसको समझ में आ जाता है कि फारुखसियर जो जिस तरह का प्रशासन बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस तरह का अधिकार दे रहा है, उससे बंगाल का पूरा प्रशासन भविष्य में चौपट हो सकता है। तो इसीलिए मुर्शिद कुली खां डिसीजन लेता है, ये निश्चित रूप से घोषित नहीं करता है दोस्त कि हम मुगल सम्राट से बाहर हो गए हैं, लेकिन ये राजस्व में सुधार करना लगता है अपने हिसाब से, प्रशासन में अपने हिसाब से सुधार करने लगता है। तो इस तरह से समझिए कि 1717 ईस्वी से बोला जाता है कि बंगाल स्वतंत्र होना मुगल सम्राट से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और इसके बाद एक कहानी और होता है कि मुर्शिद कुली खां के बाद जब उसका जो दामाद रहता है शुजाउद्दीन, जब नवाब बनता है, तो वो समझिए कि वो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त नहीं होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बन जाता है। मुर्शिद कुली खां का मृत्यु होता है, शुजाउद्दीन नवाब बन जाता है। शुजाउद्दीन का मृत्यु होता है तो उसका बेटा सरफराज फिर बन जाता है वहां का नवाब। तो मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था दोस्त मुर्शिद कुली खां। और आपको एक चीज और बताए थे इसमें कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें समझिए कि बंगाल का स्वतंत्र रूप से जो अंतिम नवाब था वो सिराजुद्दौला था दोस्त, क्योंकि सिराजुद्दौला पर कंपनी का कोई प्रभाव नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे सवाल पूछ दिया जाए, बना दिया जाए कि बंगाल का अंतिम रूप से स्वतंत्र नवाब कौन था, और ऑप्शन सिराजुद्दौला रहे, और मीर जाफर रहे, मीर कासिम रहे, और नजमुद्दौला रहे, तो आपको सिराजुद्दौला मारना है, क्योंकि सिराजुद्दौला ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ता है 1757 का प्लासी का युद्ध में। तो सिराजुद्दौला जब मारा जाएगा, उसके बाद जितना भी राजा बनेंगे बंगाल में, वो सब क्या होंगे? उसके कठपुतली होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस तरह से वो अंतिम समझिए स्वतंत्र शासक था बंगाल का। और उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ध्यान दीजिएगा यहाँ इस बात पर, आपको बोले थे कि क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हड़बड़ में नहीं बनाना है, उसको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है, मैंने शुरू किया है। तो इसमें दिया है आंसर ए नंबर में दिया है बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी युद्ध, प्लासी का युद्ध, 1857 की क्रांति। आप कभी ये भी सोच सकते हैं कि बक्सर का युद्ध मार देते हैं, कहा कि एक बार मैं परिणाम में लिखा चुका हूँ 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, उसका परिणाम में मैं लिखवाया हूं कि यहां से प्रभुत्व स्थापित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन आप उसको देख के आप मार दीजिए बक्सर का युद्ध, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ लिखा हुआ है, स्थापित नहीं लिखा हुआ है दोस्त। तो इसलिए ये शब्द पर ध्यान दीजिए, छोटा सा शब्द प्रारंभ है, लेकिन ये परेशान कर देगा शब्द, समझिए कि आपको 2 नंबर ये निगेटिव में भी लेके जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ था? तो ये प्लासी का युद्ध था दोस्त। प्लासी का युद्ध समझिए कि अंग्रेज द्वारा प्रथम सैन्य
जीत भी था। समझिए कि सैन्य जो सैनिक अभियान जो चलाया था भारतीय राज्य के प्रति, तो प्रथम बार समझिए कि पलासी का युद्ध ही तो जीता था। उससे पहले बाद में तो मैसूर का युद्ध होगा, मराठा का युद्ध होगा, सिख का युद्ध होगा। भारतीय राज्य के प्रति पहला सैन्य अभियान जो अंग्रेज का था वो पलासी का युद्ध ही था, और पलासी के युद्ध में वो सफल हो जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ समझिए कि पलासी के युद्ध में शुरू हो जाता है। और उसके बाद आगे उसके प्रश्न को देखेंगे, ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कब कौन सा युद्ध किया, तो उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक विलियम पिट नाम का एक इतिहासकार था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक एक व्यक्ति को बोलता है, तो वो व्यक्ति कौन था दोस्त, तो उसके बारे में देखिए ऑप्शन मारिए। डुप्ले है, अल्बुकर्क है, कॉर्नवालिस है, रॉबर्ट क्लाइव है। तो देखिए किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है। विलियम पिट नाम का एक इतिहासकार था, और यहाँ प्रश्न है कि किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो एक किसी व्यक्ति को विलियम पिट नाम का एक इतिहासकार था, वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला था, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेज के लिए बहुत जी जान लगा के वो काम कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने के लिए उस मजे की परेशान था, पूरे तरीके से हर तरह से वो दिमाग लगा रहा था, किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो जाए। तो आप देखिए कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कोई अंग्रेज ही था जिसके बारे में बोला गया था विलियम पिट के द्वारा। तो यहाँ डुप्ले फ्रांसीसी है तो ये अपने हट गया। अल्बुकर्क भी पुर्तगाली गवर्नर था तो ये साइड हो गया। अब यहाँ कॉर्नवालिस है और रॉबर्ट क्लाइव है। तो कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में आता है, समझिए 1785 में आता है, 1785 में आता है, 1793 तक गवर्नर जनरल बन के रहता है बंगाल का। और यहाँ दोस्त विलियम पिट रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति है। जब रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जब विजय करता है, तो इसी के वजह से विलियम पिट नाम का एक इतिहासकार है खुश होकर के कि देखो रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, और 1757 के प्लासी के युद्ध के एक ऐसा षड्यंत्र के थ्रू भारतीय राजा को हरा दिया, और भारत में जो भारतीय राज्य के प्रति प्रथम जो सैन्य अभियान था उसको सफल बना दिया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। विलियम पिट नाम का इतिहासकार बोला था ये बात। और उसके बाद देखिए किसने अपनी राजधानी, अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो इसके बारे में एक कहानी आपको बताए थे कि जब मीर जाफर 2 करोड़ रुपया दे देता है कंपनी को, जब वो नवाब बन जाता है प्लासी के युद्ध के बाद, और उसके बाद में 24 परगना जिला का जमींदार भी अंग्रेज को दे देता है, और उसके बाद बहुत सारा पैसा और अंग्रेज डिमांड करता है, तो वो देने में सक्षम नहीं होता है। तो उसके बाद अंग्रेज मीर कासिम को बना देता है, जो मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, उसको बना देता है बंगाल का नवाब। लेकिन आपको बताया था मीर कासिम खुद चालाक था। मीर कासिम सोचता है तो पहले नवाब तो बनाओ हमको, उसके बाद तुमको बताते हैं हम अपना असली रूप दिखाएंगे। तो मीर कासिम बताए थे आपको, मीर कासिम जब मुर्शिदाबाद में रहता है तो रहते रहते उसको समझ में आ जाता है कि जब मुर्शिदाबाद में जब तक हम रहेंगे जब तक अंग्रेज हमको स्वतंत्र रूप से काम करने देगा नहीं। तो इसीलिए 1762 ईस्वी में दोस्त मीर कासिम वो अपना राजधानी, पहले जो बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करता था, उसको समझिए कि वहां से वापस लेके चला जाता है बिहार के अंदर जो मुंगेर जो जिला है आज के समय में, वहां पे लेके आ जाता है। तो मुंगेर में वो अपना जिला को स्थानांतरित कर लेता है, और उसके बाद सारा डिसीजन मुंगेर से वो लेता है। कर सुधार करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं बंगाल विजय में। उसके बाद में समझिए कि कर सुधार के अलावा यूरोपियन पद्धति पर अपना सैनिक को ट्रेन करने का निश्चय लेता है। तो ये सब जितना भी डिसीजन था ना, ये इससे दूर होकर अंग्रेज से लेता है। और इसी के कारण आपको पता है कि अंग्रेज को गुस्सा आ जाता है, अंग्रेज खुश नहीं होता है इससे, और अंग्रेज फिर से जाता है मीर जाफर के पास और बोलता है कि अरे यार तुम तो सयाना बेटा था, तुमसे तो और ज्यादा गया हुआ ये है, और ज्यादा गया गुजरा है ये मीर कासिम, ये तो और खतरनाक है। तो इसके जगह पर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त करेगा, और मीर कासिम को फिर से बंगाल से हटा दिया जाएगा, बंगाल के नवाब के पद से। आपको पता है 1763 ईस्वी में जब मीर कासिम को हटाया जाएगा तो मीर कासिम भाग भाग के जाएगा इसके पास, बंगाल अवध के नवाब के पास, सुजाउद्दौला के पास, और वहीं पे रहेगा शाह आलम द्वितीय, और तीनों मिलके एक युद्ध प्लान करेगा अंग्रेज के खिलाफ, जिसको हम लोग 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध के रूप में जानते हैं। और उसमें भी ये तीनों का हार हो जाएगा। अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो उसमें भी सेना नायक रहेगा और ये तीनों को हरा देगा। तो उसके बाद जब वो तीनों को युद्ध में हरा देगा, तो इस तरह से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्त ये नंबर, मीर कासिम। और उसके बाद देखिए कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। देखिए यहाँ शब्द में डिफरेंस है दोस्त, यहाँ स्थापित कर दिया, यहाँ प्रारंभ किया। प्रारंभ किसमें किया? प्लासी के युद्ध में। स्थापित किसमें कर दिया? बक्सर के युद्ध में। जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कि इसमें 3 व्यक्ति को हराता है अंग्रेज। पहला व्यक्ति
जो समझिए मीर कासिम भागा हुआ नवाब था बंगाल का, तो उसको तो हरा ही दिया। और उसके बाद जो बगल वाला जो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसको भी हरा देता है। और उसके बाद उसके साथ साथ जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको भी हरा देता है। तो इससे अंग्रेज को समझिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसको लगता है जब मैं मुगल सम्राट को हरा दिया हूं तो ये तो मुगल सम्राट दिल्ली पर कब्जा करना बहुत आसान है। तो इसी से मोटिवेशन लेके देखिए कि बक्सर में तो पहला बात आपको पता है कि इस बक्सर के युद्ध के वजह से संधि होता है जो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि। तो इसके द्वारा इसको बहुत सारा अधिकार मिल जाता है, दीवानी अधिकार, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाएगा। और ये अपना द्वैध शासन चालू करेगा रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैध शासन के थ्रू उसका परिणाम देख चुके हैं कि हम लोग किस तरह से अंग्रेज केवल राजस्व वसूलता था और नवाब को बोलता था कि सारा प्रशासन कार्य तुम करो, सारा उत्तरदायित्व तुम्हारा है, सारा अधिकार मेरा है। और इस तरह से समझिए कि पूरा बक्सर का युद्ध इसको सिचुएशन को बदल देता है अंग्रेज को, और अंग्रेज को एक प्रभुत्व स्थापित कर देता है भारत में। और इसी द्वैध शासन का परिणाम होता है कि लगभग 1 करोड़ जनसंख्या भयंकर अकाल में बंगाल में मारा जाता है दोस्त। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध ही था जो इसको प्रभुत्व स्थापित कर दिया था अंग्रेज को। और 1803 ईस्वी में जो शाह आलम द्वितीय के हराया था तो इसको मोटिवेशन मिला हुआ था। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक नाम का एक सेना नायक रहेगा, उसके साथ अति सक्षम में जाके अंग्रेज कब्जा कर लेगा दिल्ली पर 1803 ईस्वी में। इसके आगे देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्त, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हो रहा है। और दिल्ली का शासक तो आपको पता ही होगा क्योंकि दिल्ली का शासक भी बक्सर के युद्ध में लड़ रहा था, और वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम तीनों मिलकर तो ही बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेज के खिलाफ, और अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो। तो इस तरह से ध्यान देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय जो 1764 में हुआ था तो बंगाल के नवाब कौन था। तो बहुत लोग को लगता है कि बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल का सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बंगाल का नवाब नहीं था, बंगाल का भागा हुआ नवाब था। इसको नवाब के पद से 1763 ईस्वी में बर्खास्त कर दिया जाता है, और 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जो 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहेगा। और उसके बाद जब मीर जाफर का मृत्यु 1765 ईस्वी में होगा तो नजमुद्दौला उसका एक पुत्र रहेगा, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा 1765 में। तो इसलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली का शासक तो शाह आलम द्वितीय था, लेकिन बंगाल का नवाब बक्सर के युद्ध के समय दोस्त मीर कासिम नहीं होके मीर जाफर था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। और अगला प्रश्न देखिए कि युद्ध है, एक साइड में युद्ध दिया गया है, एक समय में उसका समय दिया गया है। जैसे वांडीवास का युद्ध दिया है, प्लासी का युद्ध दिया है, आम्बूर का युद्ध दिया है, बक्सर का युद्ध दिया है। एक साइड में दिया है समय 1764, 1749, 1760, 1757। तो आप इसमें आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब पिछले लेक्चर आप ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, तो सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सारा आसान लग रहा होगा। तो देखिए वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है फ्रांस और अंग्रेज के बीच। तो वांडीवास का युद्ध जो 1 नंबर का होगा वो 3रा नंबर में मैच करेगा। प्लासी का युद्ध पहले देखिए 1757 ईस्वी में होता है अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, तो 1757 मैच करेगा। बक्सर का युद्ध पहले देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है दोस्त। अम्बूर का युद्ध अगर आपको याद नहीं भी हो तो 1749 में तो ये मैच कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं हो, क्योंकि आपको लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया हूं। तो अम्बूर के युद्ध जो दूसरा कर्नाटिक युद्ध होता है, तो उसमें जब कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध का लड़ाई जब चलता है तो उसमें अनवरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति राजा रहता है वहां कर्नाटक का। तो वहां पे चंदा साहब नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो बोलता है फ्रांस को कि भाई साहब हमको राजा बनना है, अनवरुद्दीन को हटा दो। तो जब फ्रांस और हैदराबाद का जो उसमें मुजफ्फर जंग को जब राजा बना देता है फ्रांस, तो मुजफ्फर जंग और उसके बाद में समझिए चंदा साहब और फ्रांस तीनों मिलके अनवरुद्दीन को यही अम्बूर का युद्ध में 1749 ईस्वी में मार देता है और अनवरुद्दीन को हरा देता है अम्बूर का युद्ध में। और ये दूसरा कर्नाटिक युद्ध के दौरान हुआ था दोस्त, और ये जो भारत में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। तो इस तरह से आप इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो इसमें आपको पता चलेगा 1 का 3 है, वांडीवास का युद्ध का 1 का 3 है, तो 1 का 3 है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का डी है, डी का 1। तो इस तरह से आंसर सी हो गया दोस्त। तो इसलिए इस तरह से हम लोग प्रश्न देख लिए हैं। तो प्रश्न जब देख लिए, क्लास जब लेक्चर सुन लिए, बंगाल का विजय, उत्तर मुगल काल, और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए, तो आपका समझिए कि एक कंप्लीट पैकेज आपका तैयार हो गया। इस पर अगर प्रश्न आएगा तो आप समझिए कि बहुत अच्छे से हैंडल कर पाइएगा उस प्रश्न को, और खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। और बुक नहीं पढ़ने का माने तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग का नोट्स पढ़िए, चाहे कुछ भी नहीं, ये नोट्स बना लीजिए, बहुत बेस्ट है। इसके बाद और कुछ ज़्यादा फिर पढ़िएगा तो समय का बर्बादी है, और समय है आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है दोस्त, इतना देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मदद मिलेगा और अच्छे से